यूपीएससी के लिए आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन कृषि के बारे में बात करने वाले हैं। पीवाईक्यू में पिछले 10 सालों में 25 के समथिंग कृषि टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें भूमि सुधार से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एमएसपी से पूछे गए हैं, कृषि कानूनों से पूछे गए हैं। तो देखा जाए तो हर साल औसतन 2 या 3 प्रश्न कृषि से रिलेटेड होते हैं। एक बात ध्यान रखना, कृषि को केवल इकोनॉमी के आधार पे अलग, ज्योग्राफी के आधार पे अलग और साइंस टेक के आधार पे अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कृषि एक तरह समग्र रूप से है। तो अपन आज समग्र रूप से ही पढ़ेंगे उसको, कि ज्योग्राफी हो चाहे या फिर इकोनॉमी हो या इन्वायरमेंट हो या साइंस टेक, जो भी कृषि से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो उनको एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्या क्या करने वाले हैं अपन, कृषि के बारे में अपन फसलों की बात करेंगे, जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है, जैविक कृषि और संरक्षित कृषि में क्या क्या अंतर होता है, जो कृषि और गांव का विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे सामुदायिक विकास योजना या फिर पूरा, जिसका नाम चेंज करके एसपीएमआर कर दिया गया है, उसकी बात करेंगे। साथ में अपन स्वामीनाथन समिति और अशोक दलवाई समिति की भी बात करेंगे। भूमि सुधार की बात करेंगे, जो जो भूमि सुधार से रिलेटेड जो समितियाँ थी उनकी बात करेंगे। जो नए यूपिन वगैरह या डिजिटल रूप से जो भी तैयार किया जा रहा है भूमि के आंकड़े, उनके बारे में बात करेंगे। हरित क्रांति की बात करेंगे, हरित क्रांति में हरित क्रांति 1 और हरित क्रांति 2.0 दोनों की बात करेंगे। ई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से पोर्टल बनाए गए हुए हैं, या फिर कृषि वित्त के बारे में किसानों को ऋण किस प्रकार से मिलता है उसकी बात भी करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण, जो आज की वर्तमान सरकार काफ़ी जोर दे रही है खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, तो उसको भी देखेंगे। साथ में अपन कृषि के संबंधित जो इंपॉर्टेंट 3 कानून हैं उनको भी देखेंगे। यूपीएससी पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ से 2-3 बार प्रश्न आ गया है, अभी लेटेस्ट 2023 में प्रश्न पूछा गया था। एमएसपी की गणना किस प्रकार की जाती है, और जो गन्ने के बारे में जो पीवाई पूछा गया था कि गन्ने का मूल्य कौन निर्धारित करता है, वो भी देखेंगे अपन। सिंचाई योजना की भी बात कर लेंगे साथ में अपन, और जो एमएसपी से रिलेटेड जो डब्ल्यूटीओ का सब्सिडी का विवाद है ना, वो भी तैयार करेंगे आज। और बीजों के बारे में जो किसानों के और बीज कंपनियों के मुद्दे जो विवाद है वो भी तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार अपना पूरा कृषि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, यूपीएससी में प्रश्न पूछते हैं, 2 से 3 प्रश्न आते हैं कृषि से, उनमें से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधा फैक्ट से होते हैं, बाकी आपको कॉमन सेंस के आधार पर करना होता है। और कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करें, अपन नेक्स्ट वीक से मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसमें अपन मैं डायरेक्ट आपके सामने लाइव पेपर सोल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि पर्सन को किस तरह से अटेंड करना चाहिए और कितने पार्ट में इसको पेपर को अटेंड करें, और इनका फिर बाद में पेपर का विश्लेषण किस प्रकार किया जाए, वो अपन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कृषि अनुसंधान। तो जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 18 से 19% है, लेकिन अपन जो अनुसंधान पे खर्च करते हैं वो 0.30% है। यानी जो अनुसंधान पर जो अपने को बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, औसतन जो विकसित देश होते हैं 2% खर्च करते हैं, वहाँ उनकी तुलना में अपन 0.30% ही खर्च करते हैं। इस कारण भी अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि पिछड़ी हुई है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, टॉप 10 में आता है। ध्यान रखना, 8वां स्थान हमेशा नहीं बना रहता, क्योंकि भारत की कृषि को अपन मानसून का जुआ बोलते हैं ना। तो जैसे यदि कभी बार मानसून ज़्यादा अच्छा आए तो अपनी कृषि अच्छी होती है, और मानसून खराब हो जाता है तो अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भी खराब होता है। तो ध्यान रखना, ये 8वां हमेशा नहीं रहता, कभी 8 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, लेकिन टॉप 10 में रहता है। वैश्विक स्तर पर योगदान की बात करें तो 0.44% भारत का योगदान है। कृषि पर कितने परसेंट जनसंख्या निर्भर है, 45 से 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इनको ध्यान रखना। जिस प्रकार अपनी जनसंख्या की जनगणना होती है, उसी प्रकार कृषि की भी जनगणना होती है, उसको बोलते हैं कृषि संगणना। और लेटेस्ट कब हुई थी, 2015 में हुई थी। उसके आधार पे 3 फैक्ट निकल के सामने आए हैं। पहला कि भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोनों में विभाजित किया गया है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित करने का मतलब हुआ कि भारत के पूरे क्षेत्र में 15 प्रकार की इस प्रकार की छोटी छोटी जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ पर विशिष्ट प्रकार की खेती होती है। यानी गन्ने की खेती के लिए अलग प्रकार की जलवायु चाहिए ना, वहीं बात करें अपन मरुस्थल में अलग प्रकार के जैसे बाजरा वगैरह होते हैं, तो उसकी अलग अलग जलवायु है। तो उसी प्रकार जब इनको जलवायु के आधार पर विभाजित कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। भारत में कितने हैं, 15 हैं। कृषि संगणना से पता चल जाता है कि भारत में जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी संख्या 86% है, और प्रति परिवार 1.1 हेक्टेयर भूमि है। यदि भारत में 100 परिवार हैं तो और 100 हेक्टेयर भूमि है, तो सबकी वो 1-1 हेक्टेयर वितरित करेंगे तो क्या निकल के आता है, प्रति परिवार 1-1 हेक्टेयर भूमि। बात करते हैं फसलों की। तो मिश्रित फसलें क्या होती है कि जब एक खेत के अंदर जो किसान
एक साथ एक से अधिक फसलों के बीज एक साथ बो देता है उसको बोलते हैं मिश्रित फसल। यानी एक खेत के अंदर बाजरा भी गेर दिया और साथ में ही मिक्स करके ज्वार भी गेर दिया तो होता है मिश्रित फसलें, यानी मिश्रण कर दिया गया। अंतरा फसलें यानी अंतर के साथ हुआ है, इसमें बो दिया बाजरा, इसमें बो दिया ज्वार, इसमें बो दिया मक्का। तो यानी एक साथ एक से अधिक फसलें अलग अलग क्यारी में। लेकिन वाणिज्यिक कृषि बड़े भूभाग क्षेत्र में एक फसल, यानी बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र है उसमें केवल एक ही फसल बोएंगे तो उसका निर्यात अच्छे से कर पाएंगे। मिश्रित कृषि जिसमें कृषि और कृषि के साथ साथ में कृषि में जो फसल उत्पादन वगैरह हो गई उसके साथ अपन पशुपालन का भी काम कर रहे हैं, यानी खेती तो हो रही है साथ साथ घर में पशु पाल रहे हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। यानी मिश्रित फसल और मिश्रित कृषि दोनों में अंतर है। समेकित कृषि के साथ पशुपालन तो पाल ही रहे थे लेकिन साथ में अपन मत्स्य पालन या मुर्गी पालन या फिर मधुमक्खी पालन भी करने लगे, यानी कृषि के अलावा और अन्य विकल्पों का भी उपयोग करने लगे तो उसको बोलते हैं समेकित कृषि। ये मिश्रित कृषि का एक विस्तृत रूप है समेकित कृषि। अब बात करते हैं जीरो बजट प्राकृतिक खेती। नाम सुनो, जीरो बजट यानी 0 रुपये खर्च किया अपन ने, प्राकृतिक यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेती। तो बात हो रही है कृषि की जिसमें बिना कोई रुपए किए खर्च किए प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी खेत होता है उसी के अंदर से बीज प्राप्त करते हैं, उसी के अंदर से खाद प्राप्त करते हैं, मतलब सब कुछ प्राकृतिक होता है, कोई बाजार का सामान नहीं खरीदते। ये एक तरह से जैविक खेती है लेकिन इसमें बाजार का उपयोग नहीं किया जाता। और जो जैविक कृषि होती है उसमें बाजार का उपयोग किया जाता है, यानी बाजार से जैविक खाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। किस योजना के तहत नाम चेंज किया गया? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत इसका नाम चेंज किया गया है। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी वो है इसके 4 स्तंभ है: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। जैविक कृषि में और प्राकृतिक कृषि में अंतर देख लिया ना कि जैविक कृषि में बाजार से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग भी किया जा सकता है। बस खाद की बात है, रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता, ना रासायनिक बीजों में ना कोई रसायन डाला जाता है, ना ही कोई उर्वरक के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, केवल जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं जैविक कृषि। जो फैक्ट है वो ध्यान रखने की है, सिक्किम पहला पूर्ण राज्य है जहाँ पर पूरी तरह से जैविक कृषि की जाती है। यूपीएससी पीवाईक्यू में ये प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम पहला जैविक पूर्ण राज्य है, ध्यान रखना पीवाईक्यू का प्रश्न ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी में सबसे ज़्यादा जैविक खेती होती है। यानी यहाँ पर मान लो जो भी क्षेत्र, देखो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना जैविक, और सिक्किम का क्षेत्रफल थोड़ा कम है, तो सिक्किम का थोड़ा सा क्षेत्रफल में पूरी जैविक खेती हो गई तो पहला राज्य बन गया। लेकिन जब तुलनात्मक रूप से देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से जैविक खेती की जाती है, यानी उसका क्षेत्रफल अधिक क्षेत्रफल में जैविक खेती की जाती है। बात करते हैं संरक्षित कृषि। संरक्षित कृषि में क्या होता है कि न्यूनतम भूमि को संरक्षित है ना, भूमि का संरक्षण कर रहे हैं। संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है कि अपन उसकी जुताई बहुत कम मात्रा में करेंगे, जुताई कम करेंगे तो ज़्यादा धरती में उथल पुथल नहीं होगी, इस कारण उसका अपर्दन और अपक्षय नहीं हो पाएगा, यानी संरक्षण कर लिया। मृदा का आवरण, जो मिट्टी है उसको हमेशा किसी फसल के अवशेषों से ढक के रखेंगे, फसल के अवशेषों से ढक के रखेंगे तो जब वर्षा आएगी तो उसका अपर्दन या अपक्षय नहीं होगा, तो इससे भी मृदा का संरक्षण हो रहा है। फसल का विविधीकरण, यदि अपन किसी खेत में एक ही फसल बोते हैं तो उसका क्या होता है कि मृदा का उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब अपन एक बार कोई फसल फिर अगले सीजन में कोई दूसरी फसल उगाए तो जब फसल का विविधीकरण होता रहता है, चक्कर बना रहता है, तो मृदा की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। तो इन 3 तरीक़ों से जब अपन खेती करते हैं तो उस खेती का अपना संरक्षण होता है, तो उसी को बोलते हैं संरक्षित कृषि। क्या परिभाषा है? निम्नीकृत भूमि को पुनः उर्वरक बनाते हुए कृषि योग्य भूमि के क्षय को रोकना। क्षय किस प्रकार रोका? 3 प्रकार से रोका गया: न्यूनतम जुताई, मृदा आवरण, फसल विविधीकरण। अब बात करते हैं पूरा योजना के बारे में। देखो बात करते हैं अपन, जब कृषि का और गांव का विकास करना, भारत आज़ाद हो गया, अपने तय किया कि अपन कृषि का और अपने गांव का विकास करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए अपन ने लाया सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, आज़ादी के तुरंत बाद ये कार्यक्रम आया। लेकिन ध्यान रखो उस टाइम आज़ादी के टाइम में 2 महाशक्तियाँ थी विश्व में, पहली थी यूएसए, दूसरी थी यूएसआर। दोनों में अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट थे। यूएसआर में सामुदायिक कृषि की जाती थी और यूएसए में पूंजीगत अर्थव्यवस्था थी ना, तो वहाँ पर लोग खुद की कृषि पर ज़्यादा महत्व देते थे, सामुदायिक कृषि नहीं थी। लेकिन वहाँ पर उन्नत बीज और कृषि अच्छी पद्धति थी। तो मैंने यूएसए से क्या सीखा? उन्नत बीज और कृषि ग्रहण किया, और यूएसआर से सामुदायिक कृषि की संकल्पना ग्रहण की।
लेकिन ये विफल हो गई। क्यों? आपको पता होगा आज़ादी के टाइम में भारत में बहुत ज़्यादा भूखमरी थी और हम विदेशों से अन्न का आयात करते थे। तो इसका अपन ने लक्ष्य क्या रखा कि जो आयात कर रहे हैं उसको प्रतिस्थापन करके अपन खुद ही कृषि उगाने लगे। और दूसरा था खाद्य सुरक्षा को कम किया जा सके, जो अपनी बहुत ज़्यादा भूखमरी थी उसको कम किया जा सके, यानी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। तो अपना केवल इन पर ही 2 फोकस रह गया अपना कि आयात का प्रतिस्थापन करेंगे और खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा अपन ने कृषि का निर्यात करने के बारे में सोचा भी नहीं। तो जब इसके बारे में अपना लक्ष्य ही बहुत छोटा सीमित मात्रा में रह गया तो इस कारण अपनी कृषि का विकास भी ठीक से नहीं हो पाया। और दूसरा जो प्रशासनिक व्यक्ति थे ना, जो टॉप लेवल पर बैठे हुए थे, उनका ज़्यादा कृषि की तरफ ध्यान नहीं था। तो इसके लिए बलवंत राय मेहता ने क्या सुझाव दिया कि गाँवों का विकास करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव करना चाहिए। क्यों? पंचायत राज व्यवस्था के तहत क्या होगा कि गांव में एक सरपंच होगा, वो गांव का मुखिया हो जाएगा। इससे अपन जो गांव की सीधी भागीदारी शासन में कर लेंगे, तो अपने को प्रशासनिक तटस्थता की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गांव में ही खुद अपना वो शासन करने शुरू कर देंगे। तो वहीं से आया पंचायत राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट। और 1958 में पहली बार नागौर में पंचायत की स्थापना की गई। अब बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया। इसके बाद अपने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी एक संकल्पना दी गांव के विकास के लिए। उन्होंने बोला पूरा वाली संकल्पना, जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास रूपरेखा तय की जाएगी। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब क्या लक्ष्य रखा गया कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि जो गाँव के व्यक्ति जो शहरों की तरफ जाते हैं, ऐसी नौबत न आए, इस कारण गाँव में ही शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 300 गाँव का लक्ष्य रखा गया है। और 300 गाँवों के साथ विकास किए जाएंगे, क्लस्टर आधारित विकास। और इस योजना का नाम रखा गया SPMR, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। पूरा का नया नाम क्या है? SPMR, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। तो ये हो गया अपनी कृषि के तहत गाँवों का और कृषि का विकास किस प्रकार किया जाए, इसके लिए योजनाएं हो गई। अब बात करते हैं कि भारत में कृषि में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न है या कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न है। तो उसके लिए अपन ने समिति बनाई, स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति के अनुसार उत्पादन से संबंधित कुछ चुनौतियां, वो कौन सी है? कृषि जो छोटी है। अभी मैंने बताया था कि भारत में 86% छोटे या सीमांत किसान हैं, यानी उनके पास जो कृषि जोत है बहुत छोटी है। जब कृषि जोत छोटी होगी तो यहाँ पर जो लागत होती है, लागत अधिक होती है और इनका उत्पादन कम होता है। आप खुद देखो यार, छोटा सा खेत है, छोटा सा खेत में ट्रैक्टर कितना क्या घूमता रहेगा, है ना। तो लागत बहुत ज़्यादा होती है और उत्पादन कम होती है। तो कृषि जो छोटी है, उत्पादन से संबंधित चुनौती पहली हो गई। दूसरा, फसल का विविधीकरण कम है। देखो जो खेत में जो किसान बो रहा है वो अपने लिए बोता है, क्योंकि छोटे खेत हैं, तो वो केवल उसी फसल का बोएगा जिसका बाजार में भाव अच्छा है। तो जब एक ही फसल बोता रहेगा तो फसल का जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मैंने पीछे बताया था ना। तो जब उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी तो किसान क्या करेगा, उसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो रासायनिक उर्वरक होगा उनका और अधिक इस्तेमाल करेगा, तो इससे लागत में वृद्धि हो जाएगी। तो फसल विविधीकरण कम होगा और इससे उर्वरक क्षमता कम हो रही है और इससे लागत में वृद्धि हो रही है। उत्पादन संबंधी चुनौतियों को पता चल गया। अब बात करते हैं कृषि वित्त के संबंध में। देखो कृषि वित्त के संबंध में, जो कृषि वित्त का नॉर्मल मतलब ये है कि जो किसानों को जो लोन कहाँ से मिलेगा, यानी वित्त का कहाँ से आएगा। क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋणों का अभाव था। बैंक किसानों को लोन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर रहता था कि वापस अपना लोन आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो आपको पता होगा कि इसके लिए RBI ने और नाबार्ड ने अपनी 2 योजनाएं चालू कर रखी हैं। RBI ने क्या किया है और नाबार्ड ने क्या किया है, ये मैंने बैंकिंग वाले सेक्टर में बताया था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि RBI और नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में ऋणों को वृद्धि करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। आपको पता होना चाहिए ना, अभी 5-6 क्लास पहले तो किया था। खाद्य प्रसंस्करण की बात में कमी है। खाद्य प्रसंस्करण का सीधा मतलब ये है कि अपन ने उपज कर ली, फसल उगा के अपन ने उसको निर्यात कर दिया। और अपन क्या करते हैं कि टमाटर अमेरिका में भेज देते हैं, टमाटर या कोई दूसरे देश में निर्यात कर देते हैं, और वहाँ से फिर अपन उनका जो टमाटर का सॉस बन के आता है उसको खरीदते हैं। 10 रुपये का टमाटर अपन ने निर्यात कर दिया और 50 रुपये का अपन सॉस खरीद रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है ना अपने को। ऐसा होना चाहिए ना कि भारत में टमाटर हो रहा है, टमाटर फिर वो किसान ही अपनी एक फैक्ट्री लगा रखा है और वो सॉस तैयार कर रहा है, और फिर वो सीधा अपने भारतीयों के पास ही उपभोक्ता के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो पूरा एक चक्कर बन गया है और भारत की अर्थव्यवस्था आगे तेजी से बढ़ेगी ना। तो कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की कमी है। केवल किसान खेती कर पाता है और अपनी फसल को बेच देता है, इसके आगे वो खाद्य प्रसंस्करण नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए सरकार कुछ योजनाएं चालू की है, तो क्या आगे देखेंगे। और क्या क्या चुनौतियाँ हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि मूल्य के संदर्भ में सीमित विकल्प हैं।
कृषि क्षेत्र में सीमित विकल्प का मतलब क्या हुआ है कि देखो किसान एमएसपी के तहत या तो वो अपना अनाज बेच सकता है या फिर किसी व्यापारी को, और कोई इसके पास विकल्प नहीं है कि वो अपने अनाज का क्या करेगा। जब इसके पास विकल्प नहीं है तो इसकी जो आय प्राप्त होगी यानी जो कीमत होगी, कीमत भी कम होगी, क्योंकि व्यापारी अपने आधार के अपने हिसाब से लगाएंगे ना उसका मूल्य कि 10 रुपये किलो लेंगे। अब यदि इसके पास और उपलब्ध होते हैं विकल्प कि या तो मैं किसी व्यापारी को बेच दूंगा, व्यापारी नहीं खरीदेगा तो मैं किसी और कंपनी को बेच दूंगा या किसी और चीज़ को बेच दूंगा, खाद्य प्रसंस्करण काम आ जाएगी, तो इसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो ये अपने अनुसार उसकी आय निर्धारित कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। पेशेवर दृष्टिकोण कमी है, यानी अपना जो मुख्य उद्देश्य रहता है किसान का वो केवल खेती करने का रहता है, उसमें पेशेवर दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं रहता। अशोक गहलोत समिति आई थी, इसका लक्ष्य क्या था, 2022 तक कृषि किसान है ना उनकी आय दोगुनी कर देना। ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। तो भारत सरकार ने अब 2022 तो खत्म हो गई है, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने आय केंद्रित कृषि की ओर ध्यान केंद्रित किया। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी योजना बनाएगी सरकार, उसमें किसानों की आय में वृद्धि हो सके, इसको केंद्र बिंदु मान के चलेगी। मतलब या कोई भी प्रकार इस प्रकार की योजना तैयार की जाएगी जिसमें किसानों की आय और अधिक वृद्धि की जा सके। अब बात करते हैं भूमि सुधार। आपको पता होगा कि अपन जब 1947 में आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में क्या स्थिति थी भारत की कि रेतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, 3 प्रकार की कृषि व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होता था, गांव में एक बड़ा जमींदार होता था, उसको भूमि का मालिक बना दिया जाता था, और जो बाकी जो किसान खुद खेती कर रहा है किसान, वो उसका बटाईदार है। तो भारत में जब आज़ाद हुए तो भारत में सुधार करने के लिए क्या किया गया कि जो व्यक्ति जोत रहा है, यानी वो जमींदार की तो भूमि हो गई, वो तो अंग्रेज़ों ने तय कर दी थी, यानी अपन उसको नहीं मानेंगे, लेकिन जो किसान वहाँ पर उस ज़मीन में जो खुद बना रहा है, उस ज़मीन को जो जोत रहा है, उसको ही उस भूमि का मालिक मानेंगे। तो जो भूमि जोत रहा है वही उसका मालिक होगा। तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता थी, तो पहला संविधान संशोधन किया गया और नवीं अनुसूची आई। नवीं अनुसूची का क्या विवाद है आपको पूरा अच्छे से पता होगा, क्योंकि पॉलिटी में लगभग 30% अपन इसी को पढ़ते रहते हैं। अब बात और दूसरा क्या किया गया, भूमि का पुनर्वितरण। जो जमींदार के पास भूमि थी वो बाकी किसानों को भी तो बांटना था ना, इसके लिए भूमि पुनर्वितरण के संबंध में कुछ कानून लाए, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 6.4 लाख गाँव में केवल 1.7 लाख गाँव में ही भूमि का पुनर्वितरण हो पाया है। बाकी में जो प्रशासन था वो उन्होंने या तो कार्य ठीक से नहीं किया या राज्य सरकारों ने उसको अच्छे से पालन नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, इसके मामले में पश्चिम बंगाल ने अच्छे से इसका पालन किया था, सर्वाधिक पालन वहीं पर हुआ था। इस कारण वहाँ के किसान बड़े और छोटे किसानों में ज़्यादा आय का असमानता नहीं है, यानी आर्थिक असमानता कम है। यदि आप बताओ, खुद बताओ, कॉमन सेंस वाला पर्सन है, कि यदि भूमि का पुनर्वितरण सही तरीके से होता तो आर्थिक असमानता कम होती है ज़्यादा होती? कमेंट करके बताना। ऑब्वियसली आर्थिक असमानता कम ही होती, क्योंकि सभी के पास समान प्रकार की भूमि आ जाती। अब देखो ना, अभी बताया था कि प्रति परिवार 1.1 हेक्टेयर ज़मीन है ना। सोचो अभी हमारे पास ही देखें तो हमारे पास ही 50-60 बीघा ज़मीन है, तो बाकी कुछ किसान तो ऐसे होंगे ना जिनके पास कुछ भी ज़मीन है, बहुत छोटी ज़मीन है। इसी कारण तो जब वितरित किए तो 1.1 सबके पास आई है। तो इसी प्रकार बहुत हमारे गाँव में ऐसे किसान भी हैं जिनके पास 200-200 बीघा ज़मीन है, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है। तो ये जो असमानता बनी हुई है ना, यदि भूमि सुधार अच्छे से पालन हो पाता तो सभी के पास समान प्रकार से भूमि होती, तो आर्थिक असमानता ही वो खत्म होती और आर्थिक समानता में वृद्धि होती। स्वामित्व योजना क्या आई? स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बनाने लगे, यानी सर्वे एवं मैपिंग ऑफ विलेजेस विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर अपन पूरे गांव का सर्वे करेंगे। उसमें अपन जो जिस किसान की जो भूमि है उसके बारे में देखेंगे, कौन से खेत में क्या ज़मीन में कौन सी फसल बोई गई है, वो सब देखेंगे। ध्यान रखना, स्वामित्व योजना पंचायत राज मंत्रालय के अंदर है। किसके अंदर है? इंपॉर्टेंट, स्वामित्व योजना पंचायत राज मंत्रालय के अधीन है। इसमें संपत्ति कार्ड बनाए जा रहे हैं। और ध्यान रखना, स्वामित्व योजना केवल अपने स्तर पर मत देखना, टोटली अपन जब बात करते हैं डिजिटलीकरण की, उसके तहत देखना स्वामित्व योजना को। तो एक तो ये हो गई स्वामित्व योजना, दूसरी हो गई यूएल पिन। इसमें क्या किया जा रहा है कि ये गांव हो गया, इस गांव में ये भूमि ए व्यक्ति की है, ये भूमि बी व्यक्ति की है, ये भूमि सी व्यक्ति की है, ये भूमि डी व्यक्ति की। तो अब जमीन का आधार कार्ड तय किया जा रहा है। ये एक भूमि हो गई, इसका एक यूनिक आधार नंबर आ जाएगा। जिस प्रकार अपने इंसानों का आधार नंबर है ना भारतीयों का, उसी प्रकार ज़मीन का भी एक आधार कार्ड बन जाएगा। अब उसका क्या फ़ायदा होगा?
आप देख सकते हो कि जिस प्रकार अपने आधार कार्ड का फ़ायदा कि अब सबके यूनिक नंबर है, तो सरकार अपने आधार कार्ड नंबर डालेगी, उसको पता चल जाएगा कौन सा ज़मीन कौन इंसान का है ये। उसी प्रकार ज़मीन का जब आधार कार्ड डालेगी तो पता चल जाएगा कि ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम में पहले थी, अब किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, इसका मालिक कौन है, ये सब पता चल जाएगा ना सरकार को। तो इसके लिए ज़मीन का आधार कार्ड तैयार किया जा रहा है, उसको बोल रहे हैं भू आधार। क्या बोल रहे हैं? भू आधार। और इसी के तहत एक और योजना है DILRMP। इसमें क्या किया जा रहा है? जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसमें क्या किया जा रहा है? जो भूमि है ना उसको पारदर्शिता ला सकें, इसके कारण उसको ऑनलाइन छड़ाया जा रहा है उन सभी रिकॉर्डों को, जो भी अपन पट्टे वगैरह होते हैं ना उनको सभी को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब क्या फ़ायदा हुआ? अपने पास ज़मीन का आधार कार्ड तय हो गया, अपने पास ऑनलाइन पट्टे हो गए। अब आ गई अपनी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना में फिर इनके आधार पे अपन संपत्ति कार्ड जारी कर देंगे। जिस व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति होगी उसका एक संपत्ति कार्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति जाके बैंक से लोन लेना चाहता है तो वो अपना संपत्ति कार्ड दिखाएगा, बैंक वाले को पता चल जाएगा इसके पास कितनी संपत्ति है, इसको कितना लोन देना चाहिए, इसको कितना लोन नहीं देना चाहिए, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसने पहले कोई लोन लिया है नहीं लिया है, सब कुछ पता चल जाएगा ना, सभी ऑनलाइन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ज़मीन पर ऋण लेना आसान हो जाएगा। दूसरा, संपत्ति को लेकर विवाद भी तो कम हो जाएगा ना। संपत्ति कार्ड बन गया, जिस प्रकार अपना ATM कार्ड है उसी प्रकार संपत्ति कार्ड है, तो किस व्यक्ति की संपत्ति है सब पता रहेगा। तो इससे संपत्ति का जो विवाद होते रहते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। चकबंदी क्या है? चकबंदी यही है कि 1.1 हेक्टेयर की अभी जो बात करके आए ना, छोटी छोटी जोत बने हुए हैं भारत के अंदर, 86% सीमांत किसान है, तो ये इनके छोटे छोटे जोत है ना, इन जोतों को जब एक जगह एकत्रित किया जाता है, कुछ बड़े और बड़ा क्षेत्र बना दिया जाता है, भूभाग बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं चकबंदी। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों को एक जगह एकत्रित करके एक बड़ा भूभाग बना दिया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ वो आप खुद सोचो कि देखो, एक गांव है, ये गांव है, इस गांव में छोटे छोटे जोत थे, अब इनको एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। अब किसान क्या करेंगे? यहाँ पर आपस में मिलकर सामुदायिक खेती करेंगे, ताकि उनकी खेती में जो पहले तो उत्पादन लागत अत्यधिक थी अब वो कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा? उनके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी और उत्पादन लागत में कमी हो जाएगी, तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो ये होती है चकबंदी। जो चीन वगैरह है वहाँ पर चीन में सामुदायिक खेती का ही ज़्यादा विकास हुआ है, इसी कारण वो वहाँ की कृषि काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है उनकी कृषि का। अब बात करते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम की। अच्छा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम समझ में आ रहा है ना? अधिग्रहण करें किसका? भूमि का। आपने देखा होगा सरकार अपनी भूमि का अधिग्रहण कर लेती है, वहाँ से रोड वगैरह निकाल देती है, तो इसी संबंध में ये एक्ट बना हुआ है। कौन सा है? 1894। काफ़ी पुराना, आज से पहले का पुराना है, लगभग ये तो 150-200 साल पुराना हो गया ना। तो इसके लिए 2013 में नया एक्ट आया भूमि अधिग्रहण का। कौन सा? नाम ध्यान रखना, इसी से आपको पूरा एक्ट समझ में आ जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा, दोबारा व्यवस्थापन कराएं उसमें उचित मुआवजा में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। अब इसमें क्या किया जा रहा है? यदि सरकार सार्वजनिक भागीदारी, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भूमि कब्जा रही है तो वो ले सकती है भूमि, लेकिन उनका जो वहाँ पर जो प्रभावित होंगे उस भूमि के अधिग्रहण की वजह से उनका उचित प्रकार से पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो सार्वजनिक और निजी भागीदारी हो ना, वहाँ पर यदि जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, निजी भागीदारी जैसे शामिल हुई और सार्वजनिक और निजी दोनों जब शामिल होकर कोई भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं तो 70% लोगों की सहमति आवश्यक है। जो व्यक्ति उस जमीन के अधिग्रहण की वजह से प्रभावित हो रहे हैं ना, उनमें से 70% जब सहमति देंगे ना, तभी वो आगे कार्य प्रोजेक्ट चालू किया जा सकता है। और केवल निजी क्षेत्रीय कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उस प्रोजेक्ट की वजह से जो प्रभावित हो रहे हैं, अधिग्रहण की वजह से जो प्रभावित हो रही हैं, उसमें 80% की सहमति आवश्यक है। तो ये है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में इसको अपडेट कर दिया गया था। ये अपना हो गया। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। अच्छा, कौन सा गया? मॉडल काश्तकारी अधिनियम। ये क्या है? भूमि मालिकों को जमीन किराए पर देने के लिए प्रोत्साहन करना। देखो, पहले जो भूमि का मालिक होता था वो सोचता था कि यदि मैं अपनी ज़मीन को किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे दिया है या किराए पे दे दिया है तो हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी कुछ समय बाद अपनी मेरी भूमि को ही अधिग्रहण कर ले, यानी उस पर अपना कब्जा जमाने लग जाए, मालिकाना हक जमाने लग जाए, तो मैं अपनी भूमि से वंचित हो जाऊंगा। तो ऐसा ना हो सके, इसको तो सरकार ने कुछ नए नियम वगैरह तय किए गए ताकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि तुम अपनी ज़मीन को लीज पे दो, तुम्हारी ज़मीन हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी, कोई दूसरा कब्जा नहीं पाएगा। तो इसके लिए लेके आए थे मॉडल काश्तकारी अधिनियम। अब बात करते हैं हरित क्रांति। किसने लेके आया था? नॉर्मन बोरलॉग। किससे संबंधित है? PL 480 बीज के संदर्भ में। भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसको बीज को तैयार करती हैं? ऊषा इंस्टीट्यूट और GB पंत विश्वविद्यालय। ध्यान रखना इन दोनों के बारे में।
ऐसा हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष भी है। शुरुआत में तो इसने काफ़ी तेज़ी से खाद्य सुरक्षा प्रदान की और साथ में किसानों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन इसके कुछ नुकसान जो अब समझ में आ रहे हैं वो है कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। पंजाब में काफ़ी मात्रा में चावल उगाते हैं। तो चावल का केवल खेती करने का उद्देश्य ये हो गया कि अपन चावल उगाएंगे, उनको निर्यात करेंगे, पैसा कमाएंगे, यानी कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, व्यवसाय की तरह हो गई कृषि। क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो गई। कुछ जिन क्षेत्रों में ये हरित क्रांति लागू हुई थी और जो क्षेत्र जिनमें हरित क्रांति लागू नहीं हुई थी, दोनों में काफ़ी असमानता है। जैसे पंजाब के किसान काफ़ी अमीर है और मध्य प्रदेश और पूरी राजस्थान के किसान काफ़ी गरीब हैं। तो आर्थिक असमानता आ गई क्षेत्रीय रूप से। उर्वर शक्ति का कम होना, मैंने पहले बताया, अब फिर बता रहा हूँ। जब फसल का विविधीकरण नहीं करते हैं तो उर्वरक क्षमता कमज़ोर होने लग जाती है। और ये बीज है, इसको पानी अत्यधिक मात्रा में चाहिए और उर्वरक खाद भी अत्यधिक मात्रा में चाहिए। तो भूमि में रासायनिक जो खाद होते हैं उनकी मात्रा अत्यधिक तेज़ी से बढ़ने लगी और ये भूमि पानी का अत्यधिक शोषण करने लगी। इसके कारण जो भूमि थी उसकी उर्वरक क्षमता कमज़ोर हो गई। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का अभाव था। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है कि ये मैंने बीज तो बो दिया, लेकिन इससे पहले क्या प्रोसेस होगी और इसके बाद क्या प्रोसेस करना है मुझे। बीज का फसल हो गई तो उस फसल का आगे क्या करूं, और बीज बोने से पहले जो धरती थी उसका क्या करूं, इसके बारे में हरित क्रांति में कोई बात नहीं थी। तो इसी को सुलझाने के लिए अपन ने आई हरित क्रांति 2.0। ध्यान रखना किसने लेके आया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसके संदर्भ में आई थी ये, BT कॉटन। BT कॉटन क्या है, ये है GM फसल। GM फसल क्या होते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे थोड़ी देर बाद ही, 5-7 मिनट बाद। 1 सेकंड पानी पी लो। हरित क्रांति 2.0, इसका उद्देश्य क्या था, उत्पादन से उपभोग की ओर। यानी जो पहले अपन नहीं कर पाए थे, अपन के लिए केवल उत्पादन करते थे, उसका खाद्य प्रसंस्करण नहीं कर पाते थे, तो अब वो करने के लिए हरित क्रांति 2.0 में लक्ष्य तय किया गया। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का लिंकेज किया गया है। यानी बैकवर्ड यानी ये तो हो गई अपनी फसल से पहले का, फसल के बाद का। फसल से पहले क्या क्या करना चाहिए, उत्पादन की संधारणीयता देखना चाहिए और मृदा का परीक्षण। मृदा में कितनी यूरिया की मात्रा है, कितनी भी रासायनिक पदार्थों की मात्रा की आवश्यकता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता किस प्रकार की है, उन सब का परीक्षण करना चाहिए। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या किया गया कि जो फसल उगा तो लिया, अब इसका भंडारण भी तो करना है, उसके लिए बेहतर भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण करना चाहिए, यानी फसल उगा लिया, फसल को विदेशों में निर्यात करने से अच्छा है ना अपन खुद ही उसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके वापस उपभोक्ता के पास भेजें। तो खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में। और कृषि बाजार, कृषि फसल वगैरह बेचने के लिए कुछ बाजार वगैरह तो उपलब्ध होने चाहिए ना, तो कृषि बाजार के संदर्भ में। ये हो गया बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ध्यान रखना बैकवर्ड में क्या है और फॉरवर्ड में क्या है। कृषि 2.0 का और क्या क्या लक्ष्य था, संधारणीयता तथा तकनीकी केंद्रित कृषि को बढ़ावा देना और कृषकों की आय को दोगुना करना। कृषि आय को दोगुनी करने के लिए एक तो ये आ गया, दूसरा भी अशोक दलवाई समिति थी, वो हो गई है ना। ध्यान रखना कौन कौन सी कृषि, UPSC PT में जब प्रश्न पूछेंगे वो ऐसे बोलेगा कि किस किस योजना का लक्ष्य था कृषकों की आय को दोगुना करना। अच्छा, एग्रीकल्चर क्या है, यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई है ना एग्रीकल्चर। तो यदि किसानों को जो समस्या वगैरह आती है, किसान किसी अपनी समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो कहाँ से पूछे, किसी विशेषज्ञ से किस प्रकार बात करें, इसके लिए एग्रीकल्चर में बात की गई। और ये एग्रीकल्चर कौन सी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, सॉरी पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 2013-14 के आसपास थी ना, शायद 2013 के आसपास थी, 12-13 के आसपास। तो इसमें कौन कौन सा, DD किसान, जैसे दूरदर्शन है ना उसी प्रकार DD किसान, ESMS, यानी किसान अपना प्रॉब्लम का SMS लिख के भेज दे, कुछ नंबर तय किए रहेंगे उन पर भेज दे, फिर वहाँ पर कोई विशेषज्ञ होगा वो किसान को सलाह दे देगा कि तुम्हारी फसल में ये प्रॉब्लम है, तुम ये उपाय करो। जिस प्रकार अपना नॉर्मल जानकारी के लिए विकीपीडिया है, उसी प्रकार एग्रोपीडिया है। और किसान कॉल सेंटर भी बनाए गए ताकि किसान कॉल करे और अपनी समस्या बताए, वहाँ पर विशेषज्ञ फ़ोन उठाएगा और वो उनको उचित सलाह देगा। अब कुछ प्रोजेक्ट है उनके बारे में देख लो, कौन सा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट चमन हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जिसमें हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, आलू, प्याज और मिर्ची वगैरह। फसल स्कीम में गेहूँ और अरहर की बात है, इससे संबंधित है। वेदर फोरकास्टिंग, यानी कौन सी जगह पर अभी कौन सा वातावरण वगैरह है, जैसे कि हमारे क्षेत्र में भी वर्षा की स्थिति क्या है, वहाँ पे नमी किस प्रकार की है, हवा का रुख किस प्रकार का है, ताकि किसान को पहले से जानकारी उपलब्ध हो सके वर्षा कब आने वाली है। तो उसके लिए वेदर फोरकास्टिंग चालू किया गया।
अच्छा, एग्रो स्टेक इंपॉर्टेंट है। एग्रो स्टेक में 3 पॉइंट है। पहला है किसान की रजिस्ट्री करना, यानी खेत की रजिस्ट्री करना और किसान को फार्मर आईडी दे दिया। किसान को तो आईडी मिल गई, फसल कौन सी उगाया है उसने, इसका काम कौन करेगा, वहाँ का पटवारी। वहाँ का पटवारी फसल की रजिस्ट्री करेगा कि इस खेत में ये फसल उगाई गई है और इसको डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करेगा। अब बताओ, अपने पास पूरे भारत की पूरी फसलों की जानकारी आ गई कि इस खेत में ये फसल उगाई है, तो अपने पता रहेगा ना कौन सी कितनी प्रतिशत मात्रा में कौन सी फसल उगाई गई है और कौन से क्षेत्र पर किस प्रकार की अभी अवस्था है कि वहाँ पर कोई अकाल वगैरह या फिर वहाँ पर फसल नहीं हो पा रही वगैरह, तो सारा जानकारी डिजिटल रूप से रहेगी, तो 1 क्लिक में अपने को सब कुछ पता चल जाएगा। इसी के साथ गांव का नक्शा भी डिजिटल रूप से तैयार किया जा रहा है। तो ये है एग्रो स्टेक। कृषि डीडीएस क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी अपने को पता होना चाहिए कि सूखा पड़ रहा है, बाढ़ पड़ रही है, किसी कहाँ की फसल की स्थिति कौन सी है। जब ये अपने को सारी जानकारी पता होगी तो अपन तुरंत कोई भी निर्णय ले पाएंगे ना। निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि अपने को वास्तविक स्थिति का पता हो। जब अपने को वास्तविक स्थिति जो पता होगी अपन तुरंत निर्णय ले पाएंगे। तो इसी के लिए कृषि डीडीएस, जिसमें सूखा, बाढ़, फसल की स्थिति की सटीक जानकारी मिलती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कृषि संबंधित डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट सिस्टम है ये। डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जीपीएस फोटो के साथ फसल सर्वे। ये क्या मतलब है, नॉर्मली ये देखोगे यार, कोई खेत की अपन फोटो खींच रहे हैं कि इसमें ये फसल है, इसके लिए अपन फोटो खींची, तो उसके साथ ही उस फोटो में एक जीपीएस आईडी भी ट्रैक हो जाती है। जैसे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वहाँ के शामिल हो जाते हैं। उससे क्या पता रहता है कि ये फोटो कौन से क्षेत्र से खींची गई थी, तो इसको बोलते हैं डिजिटल फसल सर्वेक्षण। ड्रोन दीदी क्या है, ये पहले काफ़ी चर्चा में था, अब तो काफ़ी पुराना हो गया। लेकिन ड्रोन दीदी में क्या किया गया है, जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती थी ना, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई है ताकि, और फिर उनको एक ड्रोन भी उपलब्ध कराया गया है ताकि वो अपनी आय में वृद्धि कर सकें। आय वृद्धि कैसे, कि कोई गाँव समूह में कोई किसान है वहाँ के, उनको अपने खेत में छिड़काव करवाना है उर्वरक का, तो उस ड्रोन की वो मदद ले लिए। या फिर और किसी कार्य के लिए ड्रोन की कितनी चीज़ों में आवश्यकता पड़ती रहती है, शादी विवाह आदि में, तो उनसे एसएचजी महिलाओं को, जो स्वयं सहायता महिलाएं हैं, उनको आय प्राप्त होगी। तो इनको जो ट्रेनिंग दी गई है ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट के तहत। अब बात करते हैं कृषि वित्त। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, कृषि में वित्त की समस्या है। तो कृषि वित्त के लिए क्या क्या किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है ताकि जो खेती होती है किसान की भूमि, उस पर उनको लोन मिल सके आसानी से। कृषि ऋण पीएसएल के अंदर है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो भी मैंने बोला था ना, आरबीआई के तहत कौन सी योजना चलाई गई है, तो वही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कृषि ऋणों को भी शामिल किया गया। प्राथमिक क्षेत्र के जो ऋण होते हैं, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लोन हो गए, उनमें क्या किया जाता है कि कोई भी क्षेत्र तय कर दिया गया है कि इस क्षेत्र को तुम प्राथमिक मानोगे, तो फिर कोई भी बैंक, जैसे ग्रामीण बैंक है, उसको सीमा कितनी है, 75% है ना। तो ग्रामीण बैंक यदि कोई 100% लोन दे रहा है टोटल अपना, तो उसमें से 75 लोन इन पीएसएल के तहत देगा। तो गांव में पीएसएल के तहत सबसे ज़्यादा क्या है, कृषि ही तो है। और जो सार्वजनिक बैंक होते हैं उनके लिए सीमा कितनी प्रतिशत तय की गई है, 40%, यानी 40% में से वो 100 में से वो 40% का लोन केवल पीएसएल के तहत देगा। तो ये काफ़ी अच्छा उपाय था, वरना पहले तो बैंक क्या करते थे, किसानों को लोन ही नहीं देते थे। अब बैंक को भी सेफ्टी मिल गई। अच्छा, मैंने नाबार्ड के बारे में नहीं बताया कि अभी नाबार्ड क्या काम करता है, तो नाबार्ड के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और यदि आपको ये नहीं पढ़ा है आपने, तो अपना वो बैंकिंग वाला टॉपिक में जाओ दोबारा और उसको तैयार करो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें क्या होता है कि जो फसल तो अपन ने बोली, फसल काटने के बाद कोई भी अपन अवसंरचना का विकास करना चाहते हैं, जैसे कि जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए ना फसलों के लिए, तो उनका अवसंरचना का निर्माण करना चाहते हैं, तो सरकार सब्सिडी दे रही है। किस पर, ब्याज पर। यदि मैं किसी बैंक से जाके लोन ले रहा हूँ और लोन पर मुझे 7% लोन चुकाना है, ब्याज दर लोन की 7% है, तो मुझे 4% देना होगा और मेरा 3% कौन देगी, सरकार देगी। तो मुझे 3% की सब्सिडी प्राप्त हो गई। कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो ये है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सरकार मुझे सब्सिडी दे रही है मेरी ब्याज दर पर 3% की। ध्यान रखना, किसके लिए, अवसंरचना विकास के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, लघु एवं जो सीमांत किसान है, देखो कितने परसेंट है लघु और सीमांत किसान, 86%। सरकार 86% किसानों को हर साल 6,000 रुपये फ्री में दे रही है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 2 व्यक्तियों को दे दी तो ठीक है, 86% को सरकार दे रही है। बहुत कार्य करी है सरकार, और अपन बोलते रहते ना सरकार कुछ नहीं करती। खाद्य प्रसंस्करण जो मेन मुद्दा था,
खाद्य प्रशासन का कि अपनी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में खाद्य प्रशासन की अभाव है। सबसे मेन मुद्दा तो ये है ना अपनी कृषि के अंदर। तो अब उसके बारे में देखते हैं। पहले लक्ष्य था फील्ड टू फ्रोग, यानी पहले खाना बनाओ, उगा रहे हैं, यानी खेत से फ्रोग यानी अपने थाली तक आ रहा है खाना, जिसमें क्या क्या शामिल हो गया कि किसान कच्चा माल तैयार करे, यानी बीज फसल वगैरह हो गई, फिर किसान अपना माल फैक्ट्री में बेच रहा है, वहाँ से प्रसंस्करण हो रहा है और फिर वो रिटेलर के पास आ रहा है और फिर सीधा उपभोक्ता के पास आ रहा है। ये सारा काम अपने देश में ही हो रहा है। अब उसको चेंज करके नया लक्ष्य आ गया, खेत से थाली तक और थाली से विदेश तक, यानी अपन खेत से थाली तक ही नहीं रखेंगे, उसको अब निर्यात भी करेंगे। अपने पास तो पहले तो अपन जो केचप वगैरह, किसान के केचप वगैरह, अंकल चिप्स वगैरह विदेशों से खरीदते थे ना, उसको समाप्त करके अब अपन खुद भी तो बेच सकते हैं ना। तो उसके लिए नया लक्ष्य तय कर दिया गया कि खेत से थाली तक और थाली से विदेश तक। इसके लिए कौन कौन सी योजना है? पीएम किसान संपदा योजना, इसके तहत मेगा फूड पार्क तैयार किए जा रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। मैं समस्या अपने पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है, तो इसलिए कारण अपना जो फसल होती है वो जल्दी नष्ट होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। इसके तहत पीएम किसान संपदा के तहत कौन सी योजना आई है? पीएम एफएमई योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तय किया जा रहा है, यानी कोई भी जो क्षेत्र हो गया उसका एक जिले का एक प्रोडक्ट तय कर लिया गया। जैसे नागपुर का संतरा तय कर लिया गया, तो नागपुर में क्या किया जा रहा है इस योजना के तहत कि वहाँ पर एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। अब ये इस यूनिट में सरकार सब्सिडी दे रही है और ब्रांडिंग कर रही है इस नागपुर संतरा के। आपको पता होगा ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, अपने उद्योग वाले चैप्टर में बात की थी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सरकार क्या करती है कि कोई भी एक जिले का एक उत्पाद चुन लेगी, उसमें सरकार सब्सिडी देगी, उसकी ब्रांडिंग करेगी और उसके लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराएगी। तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ये है अपना खाद्य प्रसंस्करण। अब बात करते हैं पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम के बारे में मैंने पीछे बात की है, एक बार तो अपन ने बात की थी अपने फर्स्ट क्लास में, जहाँ पर अपन वाइट गुड्स की बात कर रहे थे, और दूसरे में अब बात की थी अपन उद्योग वाले क्षेत्र में। इसमें सरकार क्या करती है? उत्पादन बढ़ाने पर नगद प्रोत्साहन देती है। मैंने बताया था कि यदि अपन बेस वर्ष से, जो अपना आधार वर्ष है, उससे जितना अधिक उत्पादन करेंगे और जितना अधिक निर्यात करेंगे, उस पर सरकार 4 से 6% के बीच में नगद प्रोत्साहन देगी। यानी अपना मान लो आधार वर्ष की तुलना में दुगना हो गया अपना, यानी पहले 100 रुपये का था अपना मूल्य उत्पादन करते थे, अब कर लेने लगे अपन 200 का। प्रभाव कितना अंतर कितने गया? 100 का। तो सरकार क्या करेगी यहाँ पर अपने को 4 से लेकर 6 रुपये के बीच में अपने को नगद प्रोत्साहन देगी। तो ये है पीएलआई स्कीम। इसके 3 प्रमुख कृषि क्षेत्र में 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। कौन सी? एक तो आरटीई और आरटीसी, यानी रेडी टू ईट और रेडी टू कुक। दूसरी प्रसंस्करण फल और सब्जियां। तीसरी समुद्री उत्पाद। ध्यान रखना, अब सरकार श्रेणी को भी प्राथमिकता दे रही है, काफ़ी हद तक इन पर वेटेज दिया जा रहा है पीएलआई स्कीम के तहत, जिसमें श्रेणी में कौन है? बाजरा शामिल है। ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल। पहले अपना लक्ष्य क्या था? टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, लेकिन उसको चेंज करके अब क्या कर लिया जा रहा है कि सभी फल और सब्जियों का आगे से विकास किया जाए, उनमें खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात में बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए सरकार क्या की जा रही है? ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत सरकार परिवहन और भंडारण में 50% की सब्सिडी दे रही है। ये 100 रुपये मेरा किराया लग रहा है और भंडारण में 100 रुपये खर्च आ रहा है, तो 100 रुपये इनमें से 200 रुपये में से सरकार 100 रुपये देगी और मेरे जेब से केवल 100 रुपये ही लगेंगे किसान के तौर पे। अब बात करते हैं कृषि विपणन कानून। यूपीएससी में 2-3 बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। 3 महत्वपूर्ण कानून है। पहला हो गया कृषि उपज बाजार समिति। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कृषि बाजारों को नियंत्रित करना। कृषि बाजारों को नियंत्रण कौन करता है? मंडी को नियंत्रण कौन करता है? पीआई का पर्सन है, कौन करता है? कृषि उपज बाजार समिति के तहत किया जाता है, यानी जो मंडियाँ होती हैं ना, मंडी को नियंत्रित करती है ये। अब इसी के संदर्भ में पहले क्या होता था कि मंडियों में बिचौलिया, बहुत ज़्यादा बिचौलिया थे या फिर गुटबाजी करने लग जाते थे मंडी में व्यापारी वगैरह, तो इसको समाप्त किया जा सके इसके लिए ई नाम परियोजना चालू की गई है। इसके तहत जो मंडियाँ हैं ना, एपीएमसी जो मंडियाँ हैं, उनको ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, तो उनका सब कुछ डिजिटल रहेगा, तो पारदर्शिता आ जाएगी। पारदर्शिता आएगी तो बिचौलिया और कार्टेलाइजेशन की, यानी गुटबाजी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इनाम ध्यान रखना कृषि उपज बाजार समिति में। कृषि उत्पाद देखो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 और दूसरा है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। दोनों का उद्देश्य क्या है? मानक का निर्माण करना है ना, लेकिन ये कृषि उत्पाद से संबंधित है और ये खाद्य सुरक्षा से। कृषि उत्पाद में यानी कि जो कृषि का उत्पादन है उसकी गुणवत्ता तय करती है, तो उसके लिए मानक निर्धारित करिए। और इसका जो 1 मार्क के बारे में आपने सुना होगा ना,
इसका मानक क्या है, 1 मार्क। लेकिन जो खाद्य सुरक्षा है वो कृषि का उत्पाद की गुणवत्ता नहीं तय कर रही कि उत्पाद की गुणवत्ता कौन सी है, वो तय कर रही है कि इसमें कोई जहर या कोई मिलावट तो नहीं है ना। क्या तय करिए, खाद्य सुरक्षा तय करिए, यानी जहर और मिलावट तो नहीं है ना। और ये क्या करिए, कृषि का उत्पाद था उसका गुणवत्ता तय करिए, यानी ए ग्रेड में का है या बी ग्रेड का है, कौन से मतलब कौन सा इसकी गुणवत्ता किस आधार की है। लेकिन ये तय करिए कि इसमें मिलावट है या नहीं। दोनों के नाम से पता चल रहा है। और ध्यान रखना इसका मानक क्या था, कृषि उत्पाद का 1 मार्क, और इसका है FSSAI, है ना, ये सुरक्षा को देखता है। और इसके तहत 2-3 और एक तो सही भोजन के लिए आंदोलन चलाया इसने, FSSAI ने सही भोजन के लिए आंदोलन चलाया। सही भोजन के लिए आंदोलन का मतलब क्या हो गया कि सबको भोजन अच्छा मिलना चाहिए, इसका काम ही तो है ना सुरक्षा को देखना। और दूसरा ये इसने तय किया कि जो भी अपन जो खाना खाते हैं ना, या फूड वगैरह जो पैकिंग का फूड लेते हैं, उस पर लिखा होना चाहिए कि ये कितना हेल्दी है, इसकी एक स्टार रेटिंग होनी चाहिए। और इसने ट्रांसफैट फ्री जो भी उत्पाद वगैरह होते हैं उसको ट्रांसफैट फ्री रखना चाहिए। 2022 तक का इसका लक्ष्य था कि 2022 तक जो भी खाना वगैरह है वो ट्रांसफैट फ्री होना चाहिए। तो 3 हो गए ना। इन अंतर देखो, कृषि बाजार समितियाँ ये जो APMC मंडियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करती है, इसके लिए इनाम परियोजना चालू की गई है। कृषि उत्पाद ये क्या करता है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तय करता है और इसके लिए 1 मार्किंग करता है। और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, इन दोनों में क्या अंतर है, ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता तय करता है और ये उसकी सुरक्षा देखता है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, यानी खाद्य सुरक्षा को देखता है ये। अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित WTO का विवाद भी है। MSP के तहत 22 वस्तुएं, 22 वस्तुओं में 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। 2 वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी है, जूट और कोपरा। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले 1955 में आवश्यकता वस्तु अधिनियम आया। इसमें क्या किया गया कि जो जमाखोरी और कालेबाजारी होती है उसको रोकने के लिए, देखो हाल ही में भारत अपना आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कुछ व्यापारी वगैरह क्या करते थे कि जो खाद्य पदार्थ वगैरह हैं, जो उपयोगी सामान है, उनको एक जगह एकत्रित कर लेते थे, खुद स्टोर करने लग गए थे। तो उससे जो कीमत थी उनकी दाम बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जब इकोनॉमी का बेसिक रूल है आपूर्ति में एक बाधा आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसके लिए निजी भंडारण की सीमा तय की जाए, इसके लिए कानून आया था 1955 में, आवश्यकता वस्तु अधिनियम। इसमें कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया गया था, खाद्यान्न पदार्थ हो गए, केरोसिन ध्यान रखना उस टाइम अपने बिजली वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, तो जो लैंप वगैरह अपन जलाते थे वो केरोसिन से जलाते थे। कपास और दवाइयाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इन सब में जरूरी आवश्यकता वस्तुओं में कालाबाजारी ना हो सके, इसके लिए आवश्यकता वस्तु अधिनियम आया था 1955 का। 1963 में क्या हुआ, कृषि उत्पाद मार्केटिंग समितियां बनाई गई, जिसमें किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए और खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तय की जा सके, इसके लिए 1963 में कृषि उत्पाद मार्केटिंग समितियां बनाई गई। फिर इनका आगे विकास करके 1965 में कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। जो कोई कृषि का क्षेत्र है, कोई फसल है, उसका मूल्य कितना होना चाहिए यह तय करने का काम किसको दिया गया, कृषि मूल्य आयोग का, यानी कृषि का उचित मूल्य निर्धारित करे। 1965 के बाद इसका विकास करके 1985 में इसको क्या बना दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ध्यान रखना पीटी में पूछा गया है, ऑप्शन में दोनों थे, कृषि लागत मूल्य आयोग और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दोनों के काम अलग अलग है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का काम क्या है, कृषि का उचित मूल्य तय करना। लेकिन जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ये क्या करती है, इसके द्वारा जो उचित मूल्य तय किया गया है ना उसको ये लागू करती है। MSP का निर्धारण कौन करता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। लेकिन मूल्य कितना होगा ये कौन तय करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। MSP का निर्धारण घटक कौन कौन से हैं, मांग एवं आपूर्ति किस प्रकार की है, उत्पादन की लागत किस प्रकार की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का रुझान किस प्रकार का है, अंतर फसलों की कीमतों की समता किस प्रकार की है, MSP का उपभोक्ता पर प्रभाव किस प्रकार का पड़ रहा है, इसके आधार पर MSP का निर्धारण होता है। लेकिन ध्यान रखना यह MSP का निर्धारण की बात है, फसल का निर्धारण है ना, कौन सी फसल पर मिलना चाहिए, लेकिन मिलना किस प्रकार चाहिए, उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी, ये किससे होती है, MSP की गणना फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि जो भी लागत हो रहा है उसका 50% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि लागत 100 रुपये हो रही है तो उसको 100 रुपये दे देंगे, नहीं, उसको कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए लागत पर 50% अतिरिक्त मार्जिन। UPSC पास करनी है तो एक बात ध्यान रखना, आपको उन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि लागत का किस प्रकार निर्धारित की जाती है, क्योंकि अलग अलग 3-4 फॉर्मूले हैं। पहले पता करते हैं A2 कैसे होती है, C1 क्या होता है, ये सब होते हैं, इनको आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं खर्च करना।
आपको सीधा ध्यान रखना है, लागत का 50% अतिरिक्त मार्जिन मिलता है। A2 प्लस FL के द्वारा तय होती है लागत। A2 FL में क्या आता है, A2 में यानी बीज, खाद और नगद खर्चा कितना हो रहा है, और FL में पारिवारिक श्रम कितना है। इन दोनों को जोड़ के फिर उस पर 50% अतिरिक्त MSP निर्धारित की जाती है। गणना किस प्रकार की जा रही है, दोबारा देख लो। लागत का 50% अतिरिक्त मार्जिन दिया जाता है। लागत किस प्रकार से की जाएगी, A2 प्लस FL, ये फॉर्मूला है। A2 में क्या आता है, बीज, खाद और नगद खर्च, और FL में जो फैमिली का जो लेबर है यानी पारिवारिक श्रम है वो शामिल होता है। मान लो A2 में आ गया यानी बीज, खाद और नगद में खर्चा हो गया 50 रुपये का, और फैमिली ने जो पारिवारिक श्रम किया था उसका 50 रुपये और मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपये का खर्चा आ गया लागत। तो इस पर 50% सरकार अतिरिक्त देगी, तो कुल कितना हो गया, 150%। तो वो ये है MSP का गणना का फॉर्मूला। अब MSP 22 वस्तुओं पर MSP मिल गई। जो एक गन्ना है वहाँ पर MSP नहीं मिलती, उसको बोलते हैं FRP। देखो FRP में कौन किसके तहत मिलती है, ये 1966 के शुगर कैन कंट्रोल रूल के तहत मिलता है। 2024-25 में देखो यार, कितनी सोचने की बात है ना, कि 100 किलो जो से 100 किलो गन्ना है ना, उसकी कीमत है 340 रुपये प्रति क्विंटल। देख रहे हो, किसान को कुछ नहीं मिलता, और जाके अपन एक जूस का गिलास पीते हैं वो 40 रुपये का हो जाता है। कितना महंगा यार। FRP में कोई मूल्य के अलावा किस प्रकार मूल्य मिलना चाहिए उसका भी तय किया जाता है। जैसे 14 दिन के अंदर आधी कीमत मिल जानी चाहिए। आधी कीमत का मतलब क्या हो गया, पहले क्या होता था कि जो चीनी मिल होती है ना, वो किसानों से गन्ना खरीद लेती थी, और फिर चीनी बनाने के बाद चीनी जब बिक जाती थी, और जब दोबारा किसान नेक्स्ट ईयर गन्ना लेके आता था दूसरे सीजन में, तब वो 100 रुपये देती थी। तो किसानों को नुकसान हो रहा था ना, कि एक साल तक वेट करना पड़ रहा था, एक सीजन का वेट करना पड़ता था अपनी आय को प्राप्त करने के लिए। तो क्या तय किया गया कि 14 दिन के अंदर आधी कीमत मिलेगी। जैसे मैंने खरीदा तो 14 दिन के अंदर आधी कीमत मैं किसान को दूंगा, और आधी कीमत जो बचेगी वो पूरा जो सीजन समाप्त हो जाएगा, यानी मुझे भी तो फायदा होना चाहिए ना, चीनी बनने के बाद ही तो मुझे रुपए आएंगे। तो जब सीजन समाप्त हो जाएगा तब मैं आधी कीमत और दूंगा। लेकिन इसके साथ एक और मुद्दा था कि आजकल जो एथेनॉल वगैरह बनाने लग गए, या गन्ने की जो सीरा बनती थी, इसमें किसानों को क्या फ़ायदा होगा। तो एथेनॉल ब्लाइंडिंग और गन्ने के सीरे में किसानों को भी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, ताकि किसान भी गन्ने को उगाने में कुछ संकोच वगैरह न करें, गन्ने की खेती वगैरह अच्छे से करें, ताकि अपन एथेनॉल बना सकें। ध्यान रखना, FRP केंद्र सरकार के द्वारा है, लेकिन इसके साथ ही SAP का भी एक कॉन्सेप्ट है। FRP मान लो ये कितने 340 रुपये, लेकिन एक SAP होती है यानी राज्य परामर्श मूल्य। कोई राज्य सरकार जैसे मध्य प्रदेश चाहती है कि मैं मेरे किसानों को गन्ना उगाने पर 50 रुपये अतिरिक्त दूंगी, तो 340 प्लस 50, यानी अब किसान को मिलेगा 1 क्विंटल पर 390 रुपये। तो ये होता है SAP। तमिलनाडु ने बोला मैं 40% दूंगा, और UP ने बोला मैं 10% दूंगा। तो ये SAP सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो ये हो गई अपनी MSP कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं इसके अंदर सब्सिडी की, है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला मुद्दा है ना ये सब्सिडी। अब इसको थोड़ा अपन डिटेल से देख लेते हैं। कुछ में 3 सब्सिडी होती हैं, वो तीनों को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। इनको 3 बॉक्स में बांटते हैं। पहली हो गई ग्रीन बॉक्स, दूसरी सब्सिडी होती है एम्बर बॉक्स, एक सेकेंड, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, और एक होता है ब्लू बॉक्स। ब्लू कलर है, ध्यान रखना, अभी मत पूछने लग जाना ब्लू नहीं है। ये हो गया अपना किसान, ये हो गया अपना किसान। और दस 15 मिनट। ये हो गया अपना किसान। ग्रीन बॉक्स, इसके तहत क्या होता है कि जो भी सरकार सब्सिडी दे रही है, इसमें क्या कहते होता है कि सरकार सब्सिडी दे रही है तो इससे व्यापार बाधित नहीं होना चाहिए, व्यापार बाधित नहीं होना चाहिए। तो जब व्यापार बाधित नहीं हुए तो इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है। अच्छा, ये सब क्यों तय किया जा रहा है, बात है WTO की। WTO क्या काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार वगैरह होते हैं ना, उससे संबंधित है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लो कि भारत है, वो अपने चावल पर सब्सिडी दे रहा है।
चावल की वैश्विक आधार पर कीमत है 50 रुपये की। भारत सरकार ने अपनी किसानों को सब्सिडी दी, भारत में चावल मिल रहा है 40 रुपये का। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो अमेरिका हो गया वहाँ पर कीमत 50 रुपये और भारत में 40 रुपये कीमत चावल की। तो लोग कौन सा चावल खरीदेंगे? ऑब्वियसली भारत का चावल खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। तो इसके कारण व्यापार बाधित हो रहा है, अमेरिका को नुकसान होगा ना। तो इसी कारण ये सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है कि सरकार सब्सिडी नहीं देगी। सब्सिडी देने से बाकी और देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको नुकसान होता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार असंतुलित होता है। अब ये सब न हो सके, इसके लिए जो सब्सिडी देने को 3 आधारों पर बांटा गया है। ग्रीन बॉक्स इसमें सब्सिडी दे रहा है, उससे व्यापार बाधित नहीं हो रहा। क्यों व्यापार नहीं बाधित नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें सब्सिडी किन किन पर दिया जा रहा है? कृषि अनुसंधान पर, कीटनाशक नियंत्रण पर और आपदा पर। यानी आपदा हो रही है तो यदि आपदा पर सरकार सब्सिडी दे रही है, कहीं पर कोई नुकसान हो गया, सरकार सब्सिडी दे रही है, उससे कुछ फायदा होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में असंतुलन होगा? नहीं होगा। यदि सरकार किसी क्षेत्र में कृषि और अनुसंधान करना चाहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती है कृषि क्षेत्र के अंदर, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। उससे भी कोई व्यापार बाधित नहीं हो रहा। सरकार सीधा कोई फायदा थोड़ी दे रही है। सीधा फायदा तो वो होता है ना जब सरकार किसी किसान को बिजली के अंदर सब्सिडी दे रही है, या फिर एमएसपी प्रदान कर रही है। जो अपने एमएसपी का विवाद है ना, वो एमएसपी और डब्ल्यूटी का विवाद यही तो है। और दूसरा, यदि खाद पे दे रही है, भारत में खाद पे काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, तो सरकार इन पर सब्सिडी देगी। तो नॉर्मली बेसिक कीमत पर ये यहाँ पर सभी को ये 50-50 रुपये मिलते हैं। अमेरिका में 50 रुपये और भारत में इसकी कीमत 50 रुपये। भारत ने सब्सिडी देके 40 रुपये कर दिया और अमेरिका में अभी 50 रुपये है। तो अमेरिका के किसानों को तो नुकसान होगा ना, क्योंकि उनको जो माल होगा उनका अंतिम मूल्य 10 रुपये महंगा होगा, और भारत का जो फसल होगी उसका कीमत 10 रुपये कम होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? भारत के जो व्यापारी होंगे, भारत के जो किसान होंगे, उनका माल ज़्यादा बिक्री होगा, उनका निर्यात ज़्यादा होगा, लेकिन अमेरिका को नुकसान हुआ ना, क्योंकि उनका माल महंगा है। तो इसके कारण जो बिजली और एमएसपी या फिर खाद पे जो सब्सिडी दी जाती है उनको बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन फिर भारत और बाकी विकासशील देशों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो विकसित देश हैं उन्होंने तो पहले से ही रिसर्च करके अपना जो उत्पादन लागत होती है उसको कम कर लिया है, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं कर पाए, तो हमें छूट मिलनी चाहिए। तो इसके कारण बाली अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 2013 में जो बाली अधिवेशन हुआ था WTO का, उसमें ये पीस क्लोज का कॉन्सेप्ट लाया गया। पीस क्लोज यानी 10% की तुम्हें छूट दी जाएगी। कौन से देशों को? विकासशील देशों को। यानी अब क्या किया गया कि तुम यदि तुम्हारी कृषि उत्पादकता 100 रुपये की है तो तुम एक काम करो, तुम 10 रुपये की सब्सिडी दे सकते हो, 10 रुपये तक की मैक्सिमम। भारत ने इसका भी विरोध किया और इसका भी विरोध कर रखा है, और इसी कारण कि भारत का और एमएसपी का विवाद चलता रहता है। WTO में भारत का कृषि क्षेत्र में विवाद काफ़ी चलता रहता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि थाईलैंड ने भारत पर मुकदमा दायर किया हुआ WTO के तहत कि भारत अपने चावल पर सब्सिडी दे रहा है, इसकी वजह से उनका चावल सस्ता है और हमारा चावल महंगा हो रहा है, इससे व्यापार असंतुलन हो रहा है। तो समझ में आ गया ना? जो एम्बर बॉक्स होता है इसकी सब्सिडी पर सीमा होती है, यानी बिल्कुल ये प्रतिबंधित है, क्योंकि ये व्यापार को असंतुलन उत्पन्न करता है। अब जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स में क्या कौन सी आती है? जिनमें उत्पादन को सीमित करने के लिए भारत, मान लो भारत में जो किसान पंजाब में चावल उगा रहे हैं 100 इकाई उगा रहे हैं। अब भारत चाहता है कि इसको 100 इकाई मत करो, इसको 50 इकाई तक ही करो, तुम अपने उत्पादन में कमी करो। तो किसान बोलेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारा तो 100 इकाई उत्पादन करने पर हमारा तो फायदा हो रहा है। तो सरकार बोल रही है कि तुम 50 इकाई उत्पादन करो, बचे जो 50 इकाई हैं उनका हम तुम्हें रुपये दे देंगे। यानी सरकार, किसान अपनी खेती कम करे, बदले में सरकार उनको रुपए दे देगी। ये किस में आता है? ये आता है ब्लू बॉक्स में, यानी उत्पादन सीमित करने के लिए। समझ आ गया? 3 बॉक्स हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। सब किसान को फायदा प्राप्त करने के लिए है। सरकार सब्सिडी देगी, वो किस आधार पर देगी? ग्रीन बॉक्स के आधार पर दे रही है, तो व्यापार बाधित नहीं होता। इसके कारण इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी सरकार दे सकती है। एम्बर बॉक्स में भारत में तय किया गया है कि बिजली, एमएसपी और खाद पे जो सब्सिडी देती है वो आता है एम्बर बॉक्स के अंदर, और इसके व्यापार असंतुलन होता है। तो इसके लिए 10% की सीमा तय की गई है। कौन से देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए। लेकिन जो ब्लू बॉक्स होता है उसमें उत्पादन को सीमित करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, तो इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो सबसे ज़्यादा विवाद वाला विषय कौन सा है? एम्बर बॉक्स है। आ गया समझ में ये सब्सिडी वाला? अब बात करते हैं सिंचाई योजना के बारे में। UPSC PD में सिंचाई योजना के बारे में पहुंच चुकी है, और 6ठी लघु सिंचाई गणना की
कौन किया था, कौन से मंत्रालय के तहत आई थी? जल शक्ति मंत्रालय। ओबियसली जल की बात कर रहे हैं तो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर ही आएगा। कब हुई थी? 2017-18 में हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े 2023 में प्रकाशित हुए हैं। सबसे ज़्यादा योजनाएं कहाँ पर है? यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी और फिर तमिलनाडु। ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना, यूपीएससी क्रम के बारे में पूछती रहती है। सबसे ज़्यादा योजनाएं भूजल योजनाएं और सतह जल योजना पर बहुत कम है। भारत में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना। खोदे गए कुएं, ये सर्वाधिक मात्रा में है, फिर उससे कम गहरे ट्यूबवेल हैं, और फिर मध्यम गहरे ट्यूबवेल, और उसके बाद में अधिक गहरे ट्यूबवेल। यानी सबसे ज़्यादा भारत में खोदे गए कुएं हैं। निजी और सार्वजनिक की बात करें कि जब मान लो 100 कुएं हैं, 100 में से 96 कुएं निजी स्वामित्व के अंदर हैं। जो पानी के जो भी साधन है, सिंचाई के जो साधन है, उनमें से 100 में से 96 तो निजी व्यक्तियों के हैं, और जो 3.4% है वो सरकार के हैं। यानी सरकारी जो कुछ बोरवेल वगैरह होते हैं ना, वो 3.4% ही है, बाकी 96% निजी स्वामित्व वाले हैं। निजी स्वामित्व के तहत 18% महिलाओं के पास स्वामित्व है। यानी जो सिंचाई के साधन 100 हैं तो उसमें 100 में से 18 महिलाओं के पास मौजूद है उनका स्वामित्व। पहली जल निकाय गणना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार जल निकाय गणना की गई है तो इंपॉर्टेंट होगी ना। इसमें किन की गणना की गई है? तालाब, पोखरों आदि गणना की गई है। सबसे ज़्यादा तालाब पोखर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्र में 97% और शहरी क्षेत्र में 3% हो। बेसिकली शहरी क्षेत्र में कम होंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, वहाँ पर संघन क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो तालाब वगैरह होते हैं, पोखर वगैरह होते हैं, उनको तो नष्ट कर दिया जाता है ना। मत्स्य पालन, सब जो सिंचाई का क्षेत्र है, जलाशय वगैरह है, इनमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसके कारण किन क्षेत्रों में करते हैं इनका उपयोग? मत्स्य पालन में, उसके बाद सिंचाई के लिए। और जो सर्वाधिक अतिक्रमण किया गया है वो कहाँ पर है? यूपी में। ऐसे जो जलाशय वगैरह या जल निकाय हैं जिन पर अतिक्रमण किया गया हुआ है, क्योंकि जलाशय होता है वो सबका होता है, सार्वजनिक होता है, लेकिन जो अतिक्रमण कर लिया गया है वहाँ पर जो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा है? यूपी के अंदर। यानी सर्वाधिक अतिक्रमण जल निकाय यूपी क्षेत्र में शामिल है। अब बात करते हैं बीजों के बारे में। बीज का जो विकास होता है ना, किस प्रकार होता है? पहले तो बीज का निर्माण करते हैं वैज्ञानिक देखरेख के अंदर बीज का उत्पादन होता है। ये 100% शुद्ध रहता है, नाभिकीय बीज होता है ये। फिर आता है प्रजनन बीज, ये ICAR के और कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी नाभिकीय बीज फिर कृषि विश्वविद्यालय के पास भेज दिया जाता है और इनको सुनहरा टैग मिलता है। टैग के बारे में देखना, प्रजनन बीज, उनको टैग कौन देता है? सुनहरा पीला टैग मिलता है इनको। फिर आता है आधार बीज, ये कौन तय करता है, कौन बनाते हैं इनको? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, यानी प्राइवेट कंपनियाँ, और इनको सफ़ेद टैग मिलता है। और जो अपने जो किसानों को जो सीधे जो बीज प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? प्रमाणित बीज। कौन उपलब्ध कराता है? राज्य सरकार। कौन से अधिनियम के तहत? बीज अधिनियम 1966। 2019 में नया अधिनियम हुआ है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ, इस कारण अपन इसकी बात नहीं कर रहे। यदि PTE से पहले ये लागू हो जाएगा तो अपन इसके बारे में देख लेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 4 प्रकार के होते हैं, इनको टैग ध्यान रखना। प्रजनन बीज को टैग मिलता है सुनहरा, ये UPSC मिलान करने के लिए दे सकती है। आधार बीज सफ़ेद, और जो प्रमाणित बीज होता है यानी जो किसानों को मिलता है सीधा, होता है नीला। साथी पोर्टल क्या है? साथी पोर्टल का लक्ष्य है उत्तम बीज और समृद्ध किसान। यानी जो किसानों को जो सरकार बीज वगैरह उपलब्ध करा रही है, तो वहाँ पर एक QR कोड होना चाहिए। जो बीज की जो थैली होगी उस पर QR कोड हो, ताकि किसान उसको स्कैन करे और पता लगा सके कि ये बीज ओरिजिनल क्वालिटी का है या नहीं। तो बीज के पैकेट पर QR कोड दिया जाने लगा। अच्छा, पौधे किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण एक्ट क्या है? देखो, पहले क्या था कि भारत में एक विवाद हुआ था कि जो एक आलू कंपनी, एक चिप्स बनाने वाली कंपनी ने आलू का अच्छा विकास हो सके, यानी आलू एक अच्छी किस्म का वाला आलू उत्पन्न हो सके, इसके लिए उसने शोध वगैरह किया और एक ऐसे किस्म प्राप्त की कि आलू अच्छी किस्म वाला लंबा और गोल गोल प्राप्त होने लगा, ताकि उससे चिप्स अच्छी बनने लगी। उसने वो किसानों को उगाने के लिए दिया, किसान उसको उगाए। किसानों को लगा यार ये तो काफ़ी अच्छा है, इससे तो अपनी को उत्पादन भी अधिक मात्रा में हो रहा है। किसानों ने उसको अगले साल भी उगाया और अपने आस पड़ोस वालों को भी दे दिया। तो जो कंपनी थी वो किसानों पर केस कर दी कि किसानों ने मेरी बौद्धिक संपदा का अधिकार का हनन किया है। किसान बोले ये तो हमारा अधिकार है, हमारा बीज है, हम तो उगा लिए, उसके बाद हम किसी को भी दें। तो इनके संबंध में जो एक्ट बना तो वो है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण। इसमें किसानों को अधिकार दिया गया है कि तुम बीज को बचा सकते हो, उसको दोबारा उपयोग भी कर सकते हो, उसको विनिमय भी कर सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। बेचोगे, लेकिन बेचोगे तो उसमें ब्रांड का नाम नहीं डालोगे कि ये इस ब्रांड का है। तुम अपने बिना बीज के, बिना ब्रांडिंग के ही उसको किसी और को विनिमय कर सकते हो। ये किसान के अधिकार है। और प्रजनन और शोधकर्ता को भी कुछ अधिकार दिए गए, किसके तहत? पौधा किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण एक्ट के तहत।
अच्छा, जीएम फसलों के बारे में देख लो। जीएम फसलें क्या होती हैं? जो फसलें जिनको फसल के साथ साथ उसके डीएनए में भी बदलाव किया गया है। जो फसल का डीएनए है और इसके साथ कोई जीव हो गया, जिस जीव की वजह से उस फसल को नुकसान हो रहा है, उसका इसमें जीन मिला दिया जाता है और फिर एक बीज तैयार किया जाता है। तो भारत में अभी जीएम फसलें कितनी हैं? 3 है। पहली कौन सी है? बीटी कॉटन। और भारत में जो बीटी कॉटन है, यानी कि जो कपास वाला कॉटन है, इसमें जो एक जो पहले जो कपास में क्या लगता था, एक बोलवर्म कीड़ा लगता था, तो इसको एक जीएम फसल तैयार किया गया, यानी इसमें एक जीव था, उसका जीन मिलाया गया ताकि अब जो बोलवर्म कीड़ा लगता है ना इसके फूल के ऊपर, वो ना लगे। तो व्यवसायिक खेती के लिए केवल बीटी कॉटन उपलब्ध है। दूसरी एक सरसों है, सरसों का नाम है DM11 सरसों, DMH11 सरसों। तो इसको क्या किसानों को उपलब्ध करा दिया गया उगाने के लिए? नहीं, अभी इसका विवाद चल रहा है। तीसरा है बैंगन के बारे में, बीटी बैंगन। तो ये 3 फसलें हैं जिनका जीएम फसलें भारत में, इनका मतलब इनका मॉडिफिकेशन किया गया है, इनके डीएनए में परिवर्तन किया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कौन सा है? केवल बीटी कॉटन ही व्यावसायिक खेती के लिए उपलब्ध है, बाकी दोनों उपलब्ध नहीं है अभी। तो आज के टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय। अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके बारे में जो भुगतान संतुलन और WTO वगैरह, या फिर चालू खाता, जो भी भुगतान से संबंधित जो चालू खाता वगैरह है, यानी कुल मिला के अपन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग वगैरह व्यवस्था है, IMF वगैरह, IMF का लोन पत्ती क्या होती है, उन सब की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और अपनी इकोनॉमी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे वो PT 365 के साथ कंप्लीट करेंगे। तो यानी लगभग अपनी 10 घंटे के समथिंग में अपनी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट। ओके, टाटा बाय बाय।